गुड इवनिंग फ्रेंड। होप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखा होगा सभी ने, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत दिनों से हमने रेपो रेट लगा रखा था, रिवर्स रेपो रेट, महंगाई बढ़ रही है, मौद्रिक नीति ये है वो है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा टॉपिक अच्छा अच्छा है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बट वी आर कंटिन्यू डूइंग। चलो, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक तथा मौद्रिक नीति क्या है, उसका सारांश क्या है। आखिर भारतीय रिजर्व बैंक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1926 हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था। भारत की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता का अध्ययन करना। इसने किया था ये ब्रिटिश के टाइम की बात है, उन्होंने किया था। क्यों किया था कि भारत की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता का अध्ययन करना। 1934 हिल्टन यंग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का एक्ट जो है वो पारित किया गया 1934 में। 1 अप्रैल 1934 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट। मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि हमें भारतीय रिजर्व बैंक खोलने की जरूरत पड़ी। भारत सरकार का बैंकर है और ऋणदाता के रूप में ये कार्य करता है। ये क्या है, एक भारत सरकार का बैंक है। भारत सरकार की पूंजी को रखता है। हम अपना पैसा कहाँ लेके जाते हैं, बैंकों में। सरकार कहाँ लेके जाती है, आरबीआई में। और ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और ये ऋण देता है। किसको, बैंकों को ऋण देता है ये। देश के बैंकिंग तंत्र पर नियंत्रण रखता है। देश की जो बैंकिंग फैसिलिटीज है ना, जो बैंक हैं, प्राइवेट हैं, जो सरकारी हैं, उन पे एक नियंत्रण स्थापित करता है ये। आरंभिक स्वामित्व कैसा था इसका। शुरुआत में आरबीआई एक निजी पूंजी निवेश संस्था थी, जिसमें लाभ निजी निवेशधारकों को जाता था। बेसिकली जब आरबीआई खुला था ना, तो ये निजी पूंजी निवेश था। मतलब ये मतलब प्राइवेट टाइप था। मतलब तूने पैसा इन्वेस्ट किया था उस पे। ठीक है, शेयर धारक थे इसके। ठीक है, स्टार्टिंग में ये ऐसा था। ओके, स्वामित्व में परिवर्तन 1948 में सरकारी स्वामित्व स्थानांतरण अधिनियम के तहत आरबीआई का स्वामित्व ब्रिटेन से भारत सरकार को सौंपा गया। 1948 में आपको पता हमारा देश भी आजाद होने के गार पे था। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, आरबीआई का स्वामित्व जो था ना, उसका रख रखाव, उसका नियंत्रण भारत सरकार को दे दिया अंग्रेजों ने। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसे पूर्णतः सरकारी संस्था घोषित कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसे पूर्णतः सरकारी संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या होता है। बोलता है ये मौद्रिक नीति का संचालन करता है, मुद्रा निगमन करता है, निर्गमन करता है, सॉरी, निर्गम करता है। भारत सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, अंतिम उपाय का ऋणदाता है, बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षक है, विदेशी भंडार, मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार का प्रबंधन है। मतलब बोल रहा है कि मौद्रिक नीति का संचालन, मुद्रा की उपलब्धता, कितनी मुद्रा हमारे देश में होनी चाहिए, ब्याज दरों और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रण करता है। ब्याज दरें कहीं ज्यादा तो नहीं है, वित्तीय स्थिरता कैसी है, हमारे देश का जो पैसे का बहाव कैसा चल रहा है उसको नियंत्रण करता है। मुद्रा का क्या करता है, नोटों का मुद्रण और वितरण करता है। नोटों का मुद्रण मतलब नोट छपवाने का कार्य करवाता है ये, और वितरण करता है। सरकार के खाते और सार्वजनिक क्षेत्रों, सॉरी, ऋणों का प्रबंधन करता है। सरकार के जो खाते होते हैं ना, और जो गवर्नमेंट जो ऋण होते हैं ना, उसका प्रबंधन करता है ये। ठीक है, अन्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना और संकट के समय समर्थन देना। ठीक है, ये करता है ये। जब कोई बैंक संकट में हो तो आरबीआई उसकी सहायता करता है। बैंकिंग प्रणाली को नियमित और नियंत्रित करता है ये। देश के विदेशी लेन देन और विनिमय दरों को स्थिर बनाना। ये आपको जस्ट याद रखना है, ये क्या क्या करता है। जो 7 जो पॉइंट है, मौद्रिक नीति संचालन, वाला, भारत सरकार का बैंक, का बैंक, ये सब आपको पता होना चाहिए। जिसके, 1 मिनट जस्ट होल्ड। जस्ट हमें इतना याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सिंपल सी डेफिनेशन देता है। ठीक है, आगे इसके वो आएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति क्या, अभी मौद्रिक नीति लगा रखा था ना, जिसके माध्यम से
भारतीय रिजर्व बैंक देश में मुद्रा की उपलब्धता, ब्याज दरों और महंगाई को नियंत्रित करता है ताकि आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है? मतलब ये क्या करता है कि हमारे 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 देश में पैसा है या नहीं है, वो चेक करता है। ब्याज दरें और महँगाई कितनी है, उसको ज़्यादा तो नहीं है ब्याज दरें, महँगाई ज़्यादा तो नहीं है, उसको नियंत्रित करता है बिकॉज़ नियंत्रित करना ज़रूरी है उसको, ताकि आर्थिक स्थिरता तभी तो स्थिरता बनेगी ना, रेट ज़्यादा हो गए तो आप आपकी परचेज़िंग पावर तो कम हो जाएगी ना, उसको नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है। देखो जैसे आरबीआई क्या कर रहा है, महँगाई को नियंत्रित कर रहा है, ये देखो आपको कार्टून बना रखे हैं, ये वो महँगाई है और इसको खींच रहा है वो, ठीक है? इसको नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या होती है? जब आरबीआई ये तय करता है कि देश में लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए और लोन सस्ता है या महँगा होना चाहिए, तो उस नीति को मौद्रिक नीति बोलते हैं। समझ आ गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए, लोन कैसा है, सस्ता है, महँगा होना चाहिए, ये डिसाइड करता है मौद्रिक नीति। ठीक है? विस्तारवादी मौद्रिक नीति, विस्तार मतलब पैसे का विस्तार, मतलब खुला पैसा है, उड़ा दो, ये बोल रहा है। जब अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही होती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत होती है, ये तब क्या करता है? यानी विकास धीमा हो, तो तभी मंदी होगी ना जब आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। विकास कैसे होगा? तो बोल रहा है विकास धीमा हो, निवेश घट गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, रोज़गार बढ़ रो अ, बेरो सॉरी बेरोज़गारी बढ़ रही हो, रोज़गारी बढ़ रही है, काम नहीं मिल रहा है बिकॉज़ क्यों? विकास ही नहीं हो रहा है, निवेश ही नहीं कोई कर रहा है। तब भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार में अधिक धन उपलब्ध कराता है। क्या करता है ये? धन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, ठीक है? इसे सस्ता धन की नीति कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? विस्तारवादी को क्या बोलते हैं? सस्ते धन की नीति, क्योंकि आरबीआई ब्याज दर घटा देता है। आरबीआई अपनी ब्याज दरें घटा देता है, इससे बैंक लोन क्या हो जाते हैं? सस्ते। लोग और उद्योग ज़्यादा लोन लेते हैं, ठीक है? बाज़ार में माँग बढ़ती है, उत्पादन और नौकरियाँ बढ़ती हैं, जैसे लोन सस्ता होगा, ठीक है? लोगों को लोन मिलेगा, आपको पैसा मिल गया तो मैंने बता दिया, दवा के शॉपिंग होगी तो क्या करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम परचेज़ करोगे, आइटम बनाने के लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए, मज़दूर चाहिए तो उसके लिए वो भर्तियाँ चलेंगी, इस तरह से ये मतलब चलता रहता है ये। ये देखो आरबीआई ने बैंक को पैसा दे दिया, कार्टून में देखो आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा और बैंक ने क्या किया दादाजी को पैसे दे दिए, दादाजी खुश, दादाजी को पैसे मिल गए और दादाजी ने क्या किया दवा की गाड़ी खरीदी, एक बोला चलो चलो वो बेटे हैं इनको एक मकान भी दे देते हैं और दवा के शॉपिंग की। मतलब अभी क्या हुआ है, अभी दादाजी ने क्या गाड़ी खरीद ली, दादाजी ने गाड़ी खरीदी, वैसे ही ये दुनिया में जितने बंदे हैं वो भी गाड़ियां खरीद मैक्सिमम गाड़ियां खरीदेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी की क्या होगा, मंदी से अच्छी जगह जाएगी। जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनके पास पैसा जाएगा तो वो अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे अच्छी हेल्थ की तरफ वो ध्यान लगाएँगे, खाना-पीना खाएँगे, बाहर जाकेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, पैसे का क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। समझ आ गई बात? उदाहरण मान लो, देश में मंदी आ गई है और लोग खर्च नहीं कर रहे, आरबीआई रेपो रेट घटाकर लोन सस्ता करता है, ठीक है? लोग घर, गाड़ी या बिज़नेस के लिए ऋण लेते हैं, अर्थव्यवस्था में नई जान आ जाती है। ये बात वही पुरानी बात है जो मैंने बताई। अब आगे संकुचनशील मौद्रिक नीति, मतलब पैसे को संकुचन करना, कंजूस, समझे ना, अपने गाँव में कंजूस होते हैं ना, अभी वो वाली नीति करेगा ये। ये नीति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई जाती है जब देश में मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो जाती है, महँगाई बहुत ही ज़्यादा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य होता है बाज़ार में चल रही मुद्रा की मात्रा को कम करना। जो बाज़ार में पैसा घूम रहा है ना, दबा के घूम रहा है, लोग दबा के शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है वो भी परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? ग्रोसरी के आइटम खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, मॉल में जाके गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है? एक तरफ डिमांड भी क्रिएट हो रही है, बिना मतलब से पैसा आ गया ना लोगों के पास। अब आरबीआई बोल रहा है यार ऐसा चलेगा कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, महँगाई तो ज़्यादा होगी ना, आम जनता क्या करेगी फिर? बोलेगा भाई एक काम करते हैं, संकुचनशील मौद्रिक नीति लेके आते हैं। संकुचन मतलब पैसे का जो फ्लो है ना, उसको बिल्कुल मतलब कम कर देना। देखो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उसको खींच रहे हैं आरबीआई, देखो आपके सामने ये लगा रखा है, देखो कार्टून लगाने पड़ते हैं ना आजकल, अट्रैक्टिव तो बनानी पड़ती है अभी।
यूट्यूब तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। यूट्यूब चलो कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए। मेरा तो मेन मकसद वही है कि आपको समझ मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ आने चाहिए। ठीक है? आपको ध्यान से सुनना है बस। मुख्य विशेषताएँ मुद्रा आपूर्ति में कटौती, आरबीआई दरों आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है। आरबीआई क्या करता है? रेपो दर बढ़ा देगा। नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर को बढ़ाता है जिससे बैंकों के लिए कर्ज देना महंगा हो जाएगा। सीआरआर और ये आगे रेपो रेट जो होगा आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगली 2-3 स्लाइड के बाद, ठीक है? क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा और सीआरआर बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? बैंकों के लिए कर्ज देना महंगा हो जाता है। मांग में कमी, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, ब्याज दरें बढ़ा दी किसी चीज की तो आम लोग और व्यापारी कम ऋण लेते हैं जिससे कुल मांग घटती है और महंगाई नीचे आती है। तब बैंक जो है, बैंक ने अपनी क्या किया है? ब्याज दरें बढ़ा दी। तो बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी तो ऋण, आप ऋण लोगे? आप ऋण नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है अभी लोन क्या है? महंगा। और लोन महंगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आप क्यों करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना? यही बोल रहा है ये कि संकुचन, जब संकुचन, ये कौन सी नीति बता रहा था मैं? ये संकुचनशील जो नीति बता रहा हूँ, संकुचनशील नीति में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो यही है। आगे नेक्स्ट क्या था इसका? महंगे धन की नीति, इसे इसे यही कहा जाता है क्योंकि इससे पूंजी की लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग बढ़ जाती है, ठीक है? मात्रात्मक उपकरण, अब क्या होता है? आरबीआई के मात्रात्मक मात्रात्मक उपकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये उपकरण देश में पैसे की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं, ठीक है? अब आ गया रेपो रेट। 4 दिन से चल रहा था रेपो रेट, रेपो रेट। आज इसको भी खत्म कर ही देते हैं ना। ये वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। तो ये वो ब्याज दर है जिससे क्या होता है? बैंक आरबीआई आरबीआई के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे लोन दो अल्पकालिक, थोड़े से समय के लिए, 14 दिन के लिए मान लो, ठीक है? यदि आरबीआई रेपो, तो क्या होता है? हम हमें लोन चाहिए, हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास। और बैंक को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है? हम जब लोन लेते हैं तो क्या होता है? ब्याज दरें डिसाइड कौन करता है? बैंक नहीं करता, वैसे तो आरबीआई करता है। हमें आरबीआई बैंक बोलता है भाई इतनी ब्याज दरें हैं, तो वैसे ही एक क्या है? ये ये वह ब्याज दर है, मतलब रेपो रेट क्या है? ब्याज दर है, आरबीआई के द्वारा इसको ब्याज दर बोला जाता है, ठीक है? बैंक लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है? इसको उसकी बात कर रहे हैं, बोलता है रेपो रेट घटता है तो बैंक को सस्ता लोन मिलता है। जब आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट घटा देगा तो बैंक को सस्ता लोन मिलेगा। सस्ता लोन मिलेगा तो क्या होगा? बताओ। बैंक कम ब्याज पर लोन देते हैं, बाजार में पैसा बढ़ता है। लोन सस्ता होगा तो फिर आप भी जाओगे, चलो चलो मकान बनाते हैं, ये बनाते हैं, लोन लेते हैं, होम लोन लो, कार लोन लो, लोगे ना? रेपो रेट जब कम होता है तो बैंकों को भी पैसा, मतलब कम ब्याज पे मिलता है और बैंक आपको भी कम ब्याज में पैसा देते हैं। समझ आ गई बात? तो मतलब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? सॉरी, रेपो रेट घट रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाजार में पैसा बढ़ेगा, मतलब मंदी से, एक एक किस्म से मंदी से भी हम निकल रहे हैं। देखो रेपो रेट डिक्रीज हो गया, अप्लाई फॉर लोन, होम लोन। देखो मैडम जी और सर जा रहे हैं लोन के लिए, होम लोन लेने के लिए, कि चलो चलो लोन लेते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है? अभी यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, लोन की मांग घटती है, बाजार में पैसा घट जाता है। आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा, ठीक है? आरबीआई बढ़ाएगा तो लोन महंगा हो जाएगा, इतना याद रखना। रेपो रेट, देखो रेपो रेट इंक्रीज हो गया, ये रो रहा है भाई, लोन तो महंगा हो गया, अब मैं लोन कैसे लूंगा? समझ आ रहा है आपको? रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो लोन, भाई रो रहा है, मुझे लोन चाहिए बोल रहा है। कारण मान लीजिए आर्थिक मंदी है, आरबीआई रेपो रेट को 6.5 से घटाकर 6.0 करता है। इसका असर, बैंक अब सस्ते दर पर लोन लेते हैं और लोगों को कम ब्याज पर लोन देते हैं। लोग गाड़ी, घर आदि खरीदते हैं और बाजार में मांग और निवेश बढ़ता है। अच्छा, मैंने समझा दिया, एक बार अच्छे से सुनना, ठीक है? नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई बैंकों से जितना ब्याज पर पैसे उधार लेता है, अब आरबीआई बैंकों से पैसा ले रहा है एक ब्याज दर से। ये एक तरलता को सोखने वाला उपकरण है। क्या होता है तरलता? पैसे को क्या कर रहा है? ये खींच रहा है अपनी तरफ। फील करना है जो मैं बोल रहा हूँ। पैसे को क्या कर रहा है? बैंकों के पैसे को खींच रहा है, कि जो तुम ऐसे लोन दे रहे हो ना लोगों को, फालतू का परवाह कर रहे हो पैसे का। बंदों ने तो ले जी भाई, डिमांड इतनी क्रिएट कर रखी है, इंडिया की तो वैसे पॉपुलेशन ज्यादा है,
ये धनाधन शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं मॉल जा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है? तो आरबीआई ने क्या किया अभी, आरबीआई ने बोला भाई साहब रुको, तुम एक काम करो, हमें पैसा दे दो अपना, हमें पैसा दो, हम तुम्हें ब्याज दर ज़्यादा देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। क्यों ले रहा है? क्योंकि तरलता ज़्यादा है। तरलता ज़्यादा है मतलब पैसा ज़्यादा है लोगों के पास। और बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा है। तो बैंक को क्या बोलेगा, तुम मेरे पास जमा करो, भाई साहब इसको मत दो लोन, लोगों को मत दो लोन। बैंक वाला क्या चुपचाप चला जाता है आरबीआई के पास और उसको दे देता है पैसा लोन पे। आखिर क्यों देता है? कारण क्या है? क्योंकि उसको पता है ये जो लोन ले रहा है, ठीक है, हम इसको लोन दे रहे हैं तो हमारा पैसा सेफ है। पब्लिक को जब आम जनता को पैसा देता है तो इतना सेफ नहीं होता। समझा की बात? उदाहरण, अगर बाजार में ज़्यादा नकदी है और महँगाई का खतरा है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ठीक है? कि बोल रहा है कि ज़्यादा महँगाई का खतरा हो रहा है, लोग धनाधन शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या करता है वो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे बैंक अपना पैसा जो होता है लोगों को देने की बजाय आरबीआई में जमा कर देते हैं। बाज़ार में पैसा कम हो जाता है, महँगाई पर नियंत्रण होता है, ठीक है? सीआरआर, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास नकद में जमा करना होता है, ठीक है? देखो, सीआरआर ऐसे पूछेगा सीआरआर क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए। बैंकों को अपनी एक जमा राशि जो बैंकों के पास हम जमा करते हैं ना पैसा, उसका कुछ अंश जो है ना, उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इस राशि पर बैंक को कोई ब्याज दर नहीं मिलती, ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है? क्या करता है सीआरआर? ऐसे याद करने का ट्रिक क्या है वैसे? चाचा रोकड़ा आरबीआई में जमा कर दे, ठीक है? ऐसे याद कर लेना कि जो पैसा है ना एक हिस्सा, वो कहाँ जमा करेगा? आरबीआई के पास जमा कर देगा, ठीक है? मगर उस पे क्या ब्याज दर नहीं मिलेगा उसको। क्यों करता है आरबीआई ऐसा? कल को बैंक दिवालिया हो जाए, डिफ़ॉल्टी हो जाए तो क्या होगा फिर? लोगों को पैसा देना पड़ेगा तो आरबीआई इस हिसाब से देता है, ठीक है? देखो भाई, सीआरआर बढ़ा देगा तो उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। देख कैसे आँखें निकाल रखी हैं भाई साहब ने, आरबीआई को बुरी तरह देख रहा है। देखो, देख रहा है ना कि भाई तुमने तो सीआरआर बढ़ा दिया यार, सीआरआर बढ़ा दिया। जब सीआरआर हमने बढ़ा दिया, इट मीन्स क्या हुआ? उसको गुस्सा आ गया क्योंकि उसको तो वो पैसा जमा करना और जमा करना पड़ेगा। दिक्कत हो जाएगी ना? तो देखो लेट रहे हो तो बैठ जाओ यार। ये भाई देखो, इकोनॉमी पढ़ने का मज़ा होता है। ऐसे पढ़ो। आगे उदाहरण, अगर सीआरआर 4.5% है और किसी बैंक के पास 1000 करोड़ है तो उसे 45 करोड़ आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है 5% तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, बाजार में धन की आपूर्ति घटेगी। ठीक है? लगा पता है इसका क्या बोल रहा है कि मतलब 4.5% है तो 45 दे रहा है, 5% कर देगा तो कितना देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा ना? तो इससे सीआरआर देख के इसको लॉस भी है मगर करता है ऐसा ये। एसएलआर, बैंकों को जमा राशि का एक हिस्सा सरकारी बॉन्ड या सोने में निवेश करके रखना होता है, ठीक है? क्या करते हैं बैंक जो होता है ना अपने पास ही रखते हैं इसको सरकारी बॉन्ड में और सोने में निवेश करके रखते हैं, ठीक है? उदाहरण, अगर एसएलआर 18% है और बैंकों के पास 1000 करोड़ है तो उसे 180 करोड़ सरकारी बॉन्ड आदि में रखना होगा। ये पैसा आम जनता को लोन के रूप में नहीं दिया जा सकता। मतलब सीआरआर, एसएलआर ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं, सीआरआर को आरबीआई के पास रखता है, एसएलआर को अपने पास रखता है ये बैंक। किसमें रखता है? सरकारी बॉन्ड और निवेश करता है, ठीक है? जनता को लोन नहीं दे सकता है। समझ आ गई बात? क्यों? कल को बैंक कभी दिवालिया होगा, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उसी पैसे को यूटिलाइज़ करेगा, सीआरआर वाले पैसे को यूटिलाइज़ करेगा, लोगों को पैसा देगा, ठीक है? एमएसएफ क्या होता है? ये एक आपातकालिक ऋण सुविधा है, जब बैंक सीआरआर, एसएलआर पूरी करने के बाद भी आरबीआई से रातों-रात ऋण चाहते हैं, ब्याज दर रेपो रेट से अधिक होती है। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है एक्चुअली, ये एक दंडात्मक टाइप होती है। क्या होता है? बैंक को लोन चाहिए, बैंक के मैं चला गया बैंक में, भाई मैंने 10 लाख रुपया जमा करवा रखा था। मैंने कहा भाई मेरे को 10 लाख रुपया दो अभी, ठीक है? उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, उसने तो अपनी गाइडलाइन दे रखी है आरबीआई ने कि भाई आपके पास ग्राहक जब भी आएगा उसको आपको पैसा देना ही पड़ेगा। वो बैंक वाला बोलेगा भाई साहब 1 दिन रुक जाइए प्लीज़, मैं आपको कल दे देता हूँ। अब बैंक वाले ने मान लो सारा पैसा लोन में लगा रखा होगा, उसके पास नहीं होगा तो क्या करेगा? पहले वो जाएगा अदर बैंक के पास जाएगा, भाई जी लोन दे दो यार प्लीज़,
10 लाख रुपए की ज़रूरत है, पहले वो एसबीआई वाला मान लो एसबीआई वाला बैंक है वो गया, पीएनबी के पास गया बोला नहीं भाई मेरे पास नहीं है, फिर वो दूसरे के पास चला गया, मनी मार्केट भी होती है, वहाँ भी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो वो जाएगा फिर आरबीआई के पास रोता हुआ, माई बाप लोन चाहिए। अब आरबीआई ने तो बोल रखा है कि मैं बैंकों का बाप हूँ, बैंकों का बैंक हूँ, मतलब मैं अपने किसी भी बैंक को डूबने नहीं दूँगा, ना दिवालिया होने दूँगा। वो क्या करेगा, दंडात्मक डंडा अपनाएगा और एमएसएफ के रेट पे क्या देगा उसको लोन देगा, ठीक है? ब्याज दर को रेपो रेट पे देता है, ठीक है? समझ आ गई बात? लोन दे देगा, मगर उसको क्या बोलेगा ब्याज दर रेपो दर से अधिक होगी, उसको ये पनिशमेंट देगा। आरबीआई भी वैसे मना कर सकता था, मगर बैंक दिवालिया होने से पता क्या होता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, ठीक है? तो इसलिए करता है वो। उदाहरण अगर किसी बैंक को शुक्रवार रात अचानक 500 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एमएस के तहत आरबीआई से अधिक ब्याज दर पर वह राशि ले सकता है। समझ आ गई बात? एमएसएफ की तो सिंपल बता रखा है इन्होंने, ठीक है? थोड़ा बीच का मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें। मौद्रिक नीति आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। आगे प्रश्नावली चलो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका फेवरेट टॉपिक है ये, अच्छे से करना, इसकी भी रिवीजन क्लासेस होगी। मैंने पीछे वो रिवीजन की क्लासेस ली हैं, उसको अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। नहीं आ रहा है, सोचो क्यों नहीं आ रहा है, बार-बार रिवाइज़ करो। मैं ट्राई करूँगा, मैं बार-बार रिवाइज़ तुम्हें करवाता रहूँ। दूसरी बात है आज पॉलिटी की क्लास भी होगी, फर्स्ट लेक्चर होगा अर्थक्वेक का, वो भी डाल दूँगा आज, ठीक है? करो, क्वेश्चन का आंसर दो। स्क्रीन आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ो। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी राजस्व बढ़ाना। मैंने क्या पढ़ाया है ये कहीं पे? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। यार सुना-सुना तो लग रहा है। निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा दरों को नियंत्रित करना। अरे यार सुना तो था मगर आ नहीं रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना? रिवीजन करना कोई नहीं, गलत क्वेश्चन होंगे मगर इसका मतलब ये नहीं है रिवाइज नहीं करोगे, 10-10 बार रिवाइज करना। इसलिए मैंने वीडियो बहुत छोटी डालता हूँ, डेढ़-डेढ़ घंटे के लेक्चर जो हैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। इसका आंसर क्या है? ख होगा, ठीक है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। यार वीडियो तो लाइक कर दिया करो। चलो कर दो, हाथ दुख रहे हैं क्या? कर दो, कर दो। लिख दो कमेंट में क्या समझ नहीं आया बताओ दोस्त बताओ, बताओगे तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं बताओगे तो दिक्कत है आप लोगों को, तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो फिर इसका मतलब, ठीक है? आज मैंने कितने घंटे ये वीडियो देखी है मेरी पूरी टोटल देखने दो, 12 घंटे वीडियो देखी है बस टोटल अभी तक, मतलब 3-4 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, 4-5 अच्छे से, बाकी मज़े से सो रहे हैं। अब की लाइफ है, बेटा मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, कल को मैरिज हो जाएगी, ऐसी ज़िंदगी निकलेगी फिर। एक हस्बैंड मिलेगा वो भी पता नहीं सुनेगा या नहीं, सासू तो माँ तो और नहीं सुनेगी, फिर प्रॉब्लम है। पढ़ना तो आपको ही, साइड आपको करना है। लग गए, पढ़ाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप फ्यूचर तो आप ही हो ना, आप ही को फ्यूचर, ठीक है ना? यही आप लोग अच्छे से पढ़ो। की उम्र है यार, 1-2 साल पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है? वीडियो लेक्चर पढ़े रहेंगे, मेरा तो काम है, वीडियो में सब लेक्चर की ए टू जेड दे दूँगा, कंप्लीट कोर्स बना दूँगा, फिर देखते रहना। ठीक है? इसका आंसर ये है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है देश में महँगाई को नियंत्रित करना। ये पढ़ लो यार आप, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है, रेपो रेट बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी करवाया था, बंदा रो रहा था ना एक, याद करो, रेपो रेट बढ़ गया था, क्यों रो रहा था? और दादाजी खुश थे, रेपो रेट घट गया था। अब तुम्हें करना है सोल्व, रोको और सोचो, ये इसकी व्याख्या है, पढ़ लेना। थर्ड, सीआरआर का उद्देश्य क्या होता है? दिवालिया बोला था ना कुछ वर्ड मैंने, याद करो। इसका आंसर ये है, पढ़ लेना व्याख्या, ठीक है? नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं बट इसको देख ले, उसको भी आंसर पता नहीं होगा, इसका मैं व्याख्या करता हूँ। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है, ये ओपन मार्केट होता है मतलब, ठीक है? वहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है और बेचता है मतलब, ठीक है? बॉन्ड खरीदने से
बाजार में पैसा आता है और बेचने से पैसा बाहर जाता है, इससे तरलता नियंत्रित होती है, ठीक है। ये बताओ मोरल क्या होता है? मोरल सुएशन। बेसिकली ये क्या होता है? आरबीआई द्वारा नैतिक सलाह देना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है? इसका आंसर भी देख लो अभी। ये पोज कर लो। इसका ये। नेक्स्ट। अगली बार इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये हो गया, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो क्या करना है, अच्छी ना लगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड सर्कल में दे दो, वो भी पढ़ लेंगे यार। पैसा वेस्ट करना है। मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि यार नहीं समझ आ रहा तो बताओ बताओ तो सही।